जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स की स्टडी कर रहे हैं ना, हमें पता लग रहा है कि हम एक ऐसी लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं। मैं लाइट को देखूंगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, वो तीर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर। लाइट के लिए कोई यूनिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता है। हमारा नेचर कह रहा है भाई ये नेगेटिव साइन देख ले, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो टाइम है, कि क्यों न्यूटन की मैकेनिक्स काम करती है, इसलिए काम करती है। आज हम जानेंगे कि आइंस्टाइन के दिमाग में पहला क्या थॉट आया होगा, पहला क्या विचार होगा, जिसके कारण उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ जाना समझा। और क्या चल रहा होगा उस समय उनके दिमाग में, क्या उन्हें पता होगा कि वो एक ऐसी ब्रांच को क्रिएट करने वाले हैं जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो हम न्यूटोनियन थिंकिंग, जो मोस्टली कॉमन सेंस जिसे हम बोलते हैं, वैसे सोचने से थोड़ी सी अलग रास्ता होगा। और वो सारी की सारी थ्योरीज को चेंज करके रख देंगे। सिर्फ एक इक्वेशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और वो सिंगल इक्वेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जान जाएंगे। और साथ ही साथ आज मैं कोई ऐसा बुक में से याद नहीं करके आया हूं, पहले हमेशा की तरह बता देता हूं, मैं अपने आप को समझाता हूं। तो मैंने क्या किया, ये मेरी डायरी है, तो इसमें मैंने जितना हो सके अपने आप को बताने की कोशिश की है कि भाई ये चीजें तो कवर करनी बनती हैं, तो मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। और एकदम ऐसा कैओटिक, एकदम इररिलेवेंट, एकदम रैंडम तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई फ्लो में मैं कोई एक के बाद एक बातें नहीं बताने वाला हूं। एक चीज स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन उससे। यही हमारा तरीका रहता है हमेशा। और एक मजेदार सी चीज सीख के जाओगे इस, जितना भी ये ड्यूरेशन रहेगी इस सेशन के, हमारे इस कन्वर्सेशन की, उसके बाद मजा आ जाएगा, फील होएगा कि भाई कुछ तो सीख के गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, मेरे को अगर पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम है राजन चोपड़ा, और यहाँ पे हम फिजिक्स की गहराइयों में जाते हैं और हम उसको ऐसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कुछ निकाल सके उसके बीच में से, कुछ कुछ डीप सीख सके जो हमें बुक में ना मिलता हो। ये मेरी खुद की इंटरप्रिटेशंस होती हैं जो मैं ये वीडियोस बनाता हूं ना, इसमें मैं कोई ऐसा रैंडमली रट के कहीं से नहीं आता हूं, मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन होती है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, और हम उस सीरीज की तरफ जा रहे हैं जिसमें मैंने वादा किया था कि मैं ब्लैक होल्स के बारे में बताने वाला हूं, और कैसे ब्लैक होल्स और क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत ही ज्यादा गहरा रिलेशन है। जैसे जैसे फिजिक्स एडवांस्ड होती जा रही है, जैसे जैसे हम ब्लैक होल की स्टडी और ज्यादा डीप करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में जानते जा रहे हैं, बताएंगे उसके बारे में, डोंट वरी एट ऑल। बट जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स की स्टडी कर रहे हैं ना, हमें पता लग रहा है कि हम एक ऐसी लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी लैंग्वेज जो क्वांटम कंप्यूटर साइंटिस्ट, मुझ जैसे लोग यूज करते हैं। और सडनली ऐसा कैसे हो गया, हम तो इतनी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतनी ज्यादा खतरनाक यूनिवर्स की चीज जो है ब्लैक होल, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। कैसे हम इधर की डायरेक्शन में आते जा रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की। क्या ये जो स्पेस टाइम है ये फंडामेंटल चीज है भी या नहीं, या फिर ये जो स्पेस टाइम, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम हमारे यूनिवर्स का, क्या ये फंडामेंटली बेसिक, या इससे छोटी भी कोई चीज है? क्या ये एक आउटकम है जो हम देखते हैं, और फंडामेंटल लेवल पे ये क्वांटम पार्टिकल्स के इंटरेक्शन, उनके एंटेंगल्ड होने की वजह से बना है? ये सारी बातें हमें जाननी है, जिसके लिए हम यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं। ये डायरेक्शन देनी इसलिए जरूरी थी, मैं अभी क्यों ऐसा रिवील कर दिया कि हम क्या क्या बात करेंगे, इसलिए रिवील किया है क्योंकि मैं बेस ही वहीं से बनाने वाला हूं। धीरे धीरे मैं अभी अपनी रिसर्च करता जा रहा हूं और वही तुम्हारे सामने पेश भी करने वाला हूं। और हम और आप सभी लोग मिलके एक ऐसी जर्नी में जाने वाले हैं जहां पे मजा बहुत आएगा। अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताऊं तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक होल से। जब भी हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले मेरे को जो दिमाग में नाम आता है वो है डॉन पेज। ये उनका नाम है साइंटिस्ट का। और उन्होंने एक बार बड़ी ही ज्यादा अच्छी बात बोली थी अपने बुक में। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स थर्मली सबसे ज्यादा परफेक्टली थर्मल ऑब्जेक्ट है हमारे पूरे यूनिवर्स में। उनका टेम्परेचर जो है ब्लैक होल का, वो जीरो नहीं है एब्सोल्यूट। कुछ टेम्परेचर है जीरो से अबव, लेकिन जीरो से अबव होता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब है ब्लैक होल से लिंक्ड होती है पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स। तो ब्लैक होल की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना होता है। जब स्टीफन हॉकिंग ने फिर बताया कि जो ब्लैक होल है उसके अराउंड जो वैक्यूम है वो वैक्यूम को ही डिस्टर्ब कर देता है। इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रेविटी होती है, इतना ज्यादा डिस्टोर्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम हो जाता है ब्लैक होल की वजह से कि जो वैक्यूम है वही डिस्टर्ब हो जाता है। जो वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं वो रियल पार्टिकल बनने स्टार्ट होते हैं और थोड़ी सी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्लैक होल की लेके बाहर निकलते जाते हैं, और उसे हम हॉकिंग रेडिएशन भी बोलते हैं। मतलब हमारा जो स्पेस है ना, ये एम्प्टी स्पेस नहीं है, इसके अंदर
छोटे छोटे वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं जो बनते हैं, अपीयर होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, अपीयर होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन हमने आज तक इनको रियल में देखा नहीं था, ये पार्टिकल्स को। इनके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पार्टिकल देखे नहीं थे। लेकिन ब्लैक होल के सराउंडिंग में स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग, स्टीफन हॉकिंग रेडिएशंस जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंग, जो ब्लैक होल होता है वो अपनी विसिनिटी में, अपने आसपास के जो एरिया है उसमें इस वैक्यूम को डिस्टर्ब कर देता है। जो वर्चुअल पार्टिकल तो बनते हैं, एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं और एक पार्टिकल चला जाता है वहां से। कई में से एक पार्टिकल में ऐसा होता है, जो पार्टिकल चला जाता है वो एक रियल पार्टिकल, और वो ब्लैक होल की थोड़ी सी एनर्जी लेके निकलता है। ऐसे ही करते करते बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो आज तक हम सोचते थे कि ब्लैक होल्स आर एटर्नल, हमेशा के लिए रहेंगे। नहीं, ब्लैक होल्स ऑल्सो इवेपोरेट, और उसमें से निकलती है हॉकिंग रेडिएशन। तो इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अब तुमने देख ही लिया होगा कि हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, या फिर क्वांटम फील्ड थ्योरी इन पर्टिकुलर, क्योंकि वर्चुअल पार्टिकल्स के बारे में अब हम बात कर रहे थे, है ना, कि एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी। ये तो क्वांटम लेवल की बातें होगी ना। तो स्टीफन हॉकिंग, जहां तक मुझे याद है, वो पहले इंसान है जिन्होंने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, वो ब्लैक होल्स वाले कॉन्सेप्ट को इधर क्वांटम थ्योरी के साथ मिक्स करके, क्वांटम फील्ड थ्योरी के साथ मिक्स करके, और एक हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, जिसका नाम था हॉकिंग रेडिएशन। बहुत ही खतरनाक चीज है। धीरे धीरे देखो, मजा बहुत आने वाला है इस सीरीज में। अभी बताता हूं मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, अभी अभी मैंने बताया कि हमें थर्मोडायनेमिक्स चलते चलते बीच में पढ़नी होगी। हमें थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम फिजिक्स, और उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अरे पता ही तो हमें इसकी वजह से चला था ना, इस इक्वेशन की वजह से ही तो हमें पता चला था कि देयर एग्जिस्ट ब्लैक होल्स। वो श्वार्ज़चाइल्ड वगैरह जो थे, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं ब्लैक होल जैसी। इसके बाद हम क्योंकि ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और अगर हम उसमें से ग्रेविटी को हटा दें, तो हमारे जो यूनिवर्स का जो स्पेस टाइम फैब्रिक है वो डिस्क्राइब होता है इसमें, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो पहले हमें यहां जाना होगा, फिर हम यहां जाएंगे, क्योंकि जब भी बहुत ज्यादा तेज स्पीड होती है, ब्लैक होल इज अ प्लेस वेयर इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। एक ऐसा काला सा चीज हमें दिखाई देगी। ब्लैक इसलिए दिखाई देता है ना, ब्लैक हमने रखा भी इसलिए क्योंकि उसमें से लाइट वापस नहीं आ पा रही है। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। ऐसे समझ लो गड्ढा है, अब उस गड्ढे में लाइट गिर गई, लाइट तो सीधी लाइन में चलने की कोशिश कर रही है, स्पेस ही बेंड है, तो उसको जाना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, इसलिए वहां से लाइट भी वापस नहीं आ पा रही। तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा ना उस ब्लैक होल के जो सेंटर वाला पार्ट होता है। हमें नहीं पता कि ब्लैक होल का कोई सरफेस होता है या नहीं, बस हमें यह पता है कि जो भी उसका वो डार्क सा पार्ट होता होगा ना, वहां से इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। अब हम क्योंकि लाइट वगैरह की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे यूनिवर्स में एक लिमिट सेट हो रखी है, एक बाउंड्री कंडीशन की तरह समझ सकते हो कि हमारे यूनिवर्स में एक लिमिट सेट हो गई। उसके स्पीड ऑफ लाइट के जितना भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताता हूं अभी। बट इसलिए हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ते हैं, क्योंकि जो ब्लैक होल के पास जितनी भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे इवेंट्स बहुत ज्यादा नियर द स्पीड ऑफ लाइट पे होते हैं। इसीलिए हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी पढ़ना होता है। क्यों जरूरत पड़ी? क्या क्या ऐसी मुसीबत या क्या ऐसी सिचुएशन आन पड़ी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ जाना हुआ? तो यहां पे आते हैं जब मैक्सवेल पे डायरेक्ट। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस के बारे में हमने हमेशा सुना होता है, मैं लिखने भी नहीं वाला हूं। मैं सिंपल यहां पे मैक्सवेल थ्योरी बता देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सिंपल उन्होंने क्या बताया इनकी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, और फैराडे थे, एम्पियर थे, और बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स थे। वो ना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे काफी सारे, और उनके एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम था ना, वो एक चीज बड़ी डिस्टर्बिंग से थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, इट इज सेम ऑलवेज। स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है हमेशा। हाँ, ऐसा कुछ हमें सुनने को मिल रहा था। लेकिन एक मिनट, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर मान लो मैं और मेरी एक दोस्त है वीना, हम दोनों एक ट्रेन पे भाग रहे हैं, हाँ, एक ही ट्रेन पे भाग रहे हैं, वो भी यहां भाग रही है, मैं यहां भाग रहा हूं, और सेम स्पीड से भाग रहे हैं, तो बताओ मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वीना कितनी होगी? 0। अरे साथ साथ ही तो भाग रहे हैं। लेकिन क्या होता अगर मैं इधर की साइड भाग रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से, वो इधर की तरफ भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो अब मैं अगर वीना को देखूंगा तो वो भाग रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से। सिंपल रिलेटिविटी, सिंपल न्यूटन वाली रिलेटिविटी, गैलीलियन रिलेटिविटी, जो हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होती है। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी, जब तक मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट हमें देखने को ना मिला। स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर ये एक लाइट रे जा रही है, अगर ये दूसरी लाइट रे जा रही है, अगर ये लाइट रे इसको देखना चाहे, तब भी इसको सी ही दिखाई देगा। अगर मैं मान लो ये लाइट भाग रही है सी,
3 × 10⁸ इस स्पीड से, और मैं भागना स्टार्ट हुआ हूं इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट? अगर मैं लाइट को देखूंगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? क्या वो होगी 3 × 10⁸ प्लस 10? नहीं, इट विल ऑलवेज ऑलवेज रिमेन 3 × 10⁸। अब आइंस्टाइन को ये दिक्कत दिख गई कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुछ और कहना चाह रही है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे, मतलब एडिशन ऑफ वेलोसिटी कैसे वर्क करती है, और मैक्सवेल की थ्योरी कुछ और कहना चाह रही है। दो रास्ते हो गए ना यहां से। या तो मैक्सवेल की थ्योरी में कोई दिक्कत है लेकिन एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, थ्योरी बहुत ज्यादा मैथमेटिकली स्ट्रांग है, काफी सारे एविडेंस भी मिल रहे हैं कि इनकी थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइंस्टाइन ने दूसरा रास्ता चुना। आइंस्टाइन ने सोचा कि न्यूटन की मैकेनिक्स को, जो न्यूटन की मैकेनिक्स का जो बेस है ना, उसको चेंज करते हैं, ऐसी थ्योरी बनाते हैं सच दैट उस थ्योरी में आज तक हम सोचते थे कि सिंपल सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी, लेकिन आइंस्टाइन ने थ्योरी को डेवलप करना शुरू किया जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी। ऐसी रिलेटिविटी या ऐसी इक्वेशंस बनानी स्टार्ट की, अगर मैं किसी को देख रहा हूं तो मैं इस बार फिर से कैलकुलेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर इन मोशन को मेजर होगा या टाइम मेजर होगा। मैं अपने टाइम को मेजर कर रहा, सॉरी, मैं टाइम, सामने वाले टाइम को मेजर कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर वर्ड में कभी कभी यूज कर दूंगा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अपने, मेरे हाथ में क्लॉक है और मैं सामने वाले के टाइम को मेजर करना चाहता हूं। आइंस्टाइन ने इक्वेशंस दी, लेकिन वो इक्वेशन इस तरीके से थी कि उसमें इनबिल्ट फीचर था कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट। तुम सब कुछ कर सकते हो लेकिन जब लाइट को मेजर करने के लिए जाओगे देन इट विल ऑलवेज ऑलवेज रिमेन 3 × 10⁸। इट नेवर चेंजेस। ऐसी इक्वेशंस उन्होंने बनाने की कोशिश की और हमारे सामने रखी। मैं इक्वेशन दिखा भी सकता हूं, वैसे ये जो इक्वेशंस हैं ये मैं क्रेडिट कंप्लीटली नहीं देना चाहूंगा आइंस्टाइन को, क्योंकि इस पे ज्यादातर वर्क किया था लॉरेंट्स ने, पॉइंकेयर ने, तो इन लोगों का ज्यादा था कंट्रीब्यूशन। बट स्टिल आइंस्टाइन ने जो इंटरप्रिटेशन दी थी, ये इंटरप्रिटेशन जो है ना, कि उसका मतलब क्या है, ये लोग जो थे ये मैथमेटिक्स में तो आगे निकल गए, पॉइंकेयर और लॉरेंट्स, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पाते, कैसे हो सकती है ये चीजें। तो वो कुछ ऐसी इक्वेशन दिखती है, डेल्टा एक्स इज दिस, मान लेते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ ये पार्टिकल मूव कर रहा है, वी डेल्टा टी। और दूसरा हमारे पास अगर टाइम के लिए देखना चाहेंगे तो डेल्टा टी माइनस वी डिवाइड बाय सी स्क्वायर डेल्टा एक्स। कुछ ऐसी सी इक्वेशंस देखने को मिल रही थी। आज के बाद अगर मैं मोशन देखना चाह रहा हूं किसी अदर पर्सन का, दीज आर द इक्वेशंस टू यूज, अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहा हूं। अब आइंस्टाइन को समझ आया कि भाई बढ़िया, अब हमारे को ना न्यू रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस देखनी पड़ेंगे। रिलेटिविस्टिक मतलब ऐसा मोशन जिसमें जो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है वो भी चल रहा है। मान लो मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं खुद भी चल रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम भाग रहे हो, मैं भी भाग रहा हूं, मेरी अलग स्पीड है, तुम्हारी अलग स्पीड है। आइंस्टाइन ने देखा ये जो स्पेस और टाइम न्यूटन के मैकेनिक्स में जो इनबिल्ट एब्सोल्यूट था, न्यूटन ने माना था, ऐसा एज्यूम किया था, इनबिल्ट फीचर था उनकी इक्वेशन में कि जब भी यूनिवर्स स्टार्ट हुआ होगा तो भगवान ने एक ऐसा तीर छोड़ दिया होगा, वो तीर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, एब्सोल्यूट सेम फॉर ऑल। एक मैथमेटिकल टाइम की बात की थी, यूनिवर्सल टाइम की बात की थी। ऐसे ही स्पेस के बारे में भी, स्पेस जो है एक मोशनलेस चीज, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसकी बात कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट है, सबके लिए सेम। दोनों ही बातों में दिक्कत थी ना। अगर हम लार्जर लेवल पे देखें तो आइंस्टाइन ने बताया बेंडिंग ऑफ स्पेस पॉसिबल है। वैसे अगर हम यहां पे आए तो अगर हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं या टाइम मेजर करते हैं, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं कि कौन मेजर कर रहा है। तो ठीक है, सारा कुछ सही चल रहा था कि भाई इक्वेशन में मिल गई, सब कुछ मिल गई, क्या ऐसा कोई फंडामेंटल चीज है? मैं अगर तो डिस्टेंस मेजर करता हूं तो मेरे वैल्यू आई मान लो एक्स, मैंने टाइम मेजर किया, आंसर है टी, लेकिन कोई दूसरा ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, मान लो 3 लोग हैं ए बी सी, अगर मैं इस सी का टाइम मेजर करता हूं, आंसर है एक्स टी, इसने जब मेजर किया आंसर है एक्स डैश टी डैश। तो बड़ी अजीब सी बात हो गई यार। अगर मेरे हाथ में फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट, मैंने ऐसे पकड़ रखा है, इसकी लेंथ है लेटस से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का, ये किसके लिए? मेरे लिए, मैं रेस्ट पे रह के देख रहा हूं इसे। लेकिन अगर तुम भागते हुए आए और इसकी लेंथ को मेजर करने की कोशिश की नियर द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये श्रिंक कर जाएगा। तुम अलग रिजल्ट बताने वाले हो, बड़ा सरप्राइजिंग था सबके लिए। मैथमेटिक्स से बतानी चाह रही थी कि अगर कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या कोई रेस्ट पे है या अलग एक स्पीड v1 से मूव कर रहा है, एक v2 से मूव कर रहा है, तो किसकी मानी जाए? कौन सही बता रहा है? एक बता रहा है एक्स टी ऑब्जर्वेशन इसकी, एक बता रहा है एक्स डैश टी, कौन सही है?
तो आइंस्टाइन ने बताया सभी सही। ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग सही बता रहा है, ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे हाथ में घड़ी है, मेरे हाथ में एक स्केल है जो मैं मेजर करने वाला हूं, बस उसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर हम पॉइंट ऑफ व्यू बोलने वाले हैं, इतना ही है, बस खत्म। परेशान होने की जरूरत नहीं अगर मैं कभी भी बोलूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सब कुछ सही चल रहा था जिंदगी में, लेकिन आइंस्टाइन को पता लगा कि अगर हम इसको एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी डेल्टा टी डैश स्क्वायर, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें, नहीं हम एग्री कर रहे हैं, कोई भी एग्री नहीं कर रहा है कि डिस्टेंस सेम होंगे, इसके लिए भी सेम होंगे, सारी दुनिया के लिए सेम ही तरह से डिस्टेंस मेजर होंगे। न्यूटन ने जो कहा था कि स्पेस एंड टाइम इज एब्सोल्यूट, टाइम भी सबके लिए 1 सेकंड पर सेकंड होगा पूरे यूनिवर्स में, हर जगह पे हो ही नहीं रहा था। काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटली हमें चीजें देखने को मिली, और साथ ही साथ ये भी तो हमें सेटिस्फाई कराना कि स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाले। स्पीड लिमिट है, वो एक बाउंड्री कंडीशन, हम उस पर भी नहीं पहुंच सकते, बाउंड्री कंडीशन पे भी नहीं खड़े हो सकते। देर मैं बहुत डीप बात बोलने वाला हूं, अगर नोट्स बना रहे हो तो जरूर सबसे टॉप पे लिख लो कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर लाइट। लाइट के लिए कोई यूनिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लाइट एक बाउंड्री कंडीशन है, लाइट के जितना भी नहीं हम पहुंच सकते हैं। बताते हैं आगे रीजन क्यों। जब आइंस्टाइन ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, यहां से वैल्यूज अगर तुम इसमें पुट करके देखोगे, बाय द वे ये जो गामा है ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। अगर सारी वैल्यूज हम डालने की कोशिश करें, सरप्राइजिंगली हमें कुछ ऐसा आंसर मिल रहा था। 1 सेकेंड, ये तो सेम ही आ रहा। इसका मतलब है डिस्टेंसेस कोई मेजर कर रहा है, अलग हो सकते हैं अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, टाइम कोई मेजर कर रहा है अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है, डिफरेंस बिटवीन दिस क्वांटिटी, ये जो हमारे पास चीज आ रही है, दिस इज कांस्टेंट, या फिर इसके लिए हम वर्ड यूज करने वाले हैं इनवेरिएंट। वी नो नो डीपर एक्सप्लेनेशन, नो फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। हमें पता है, मैं एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ऊपर दर्जे की बुक को कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, जॉन व्हीलर, एक का नाम है मिजनर और एक का नाम है कीप थॉर्न, इनकी एक बुक है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। बहुत भारी सी बुक है, वजन में भी बहुत भारी है और कंटेंट में तो और भी ज्यादा भारी है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन फिजिक्स। ये इक्वेशन इसे बोलते हैं, इसमें स्पेस भी आ रहा है, इसमें टाइम भी आ रहा है। अगर मैं इसमें 3 कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखना चाहूं तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों लिख सकता था, बट स्टिल अगर सोचने के लिए भी हमें एक ही कोऑर्डिनेट पे स्टिक रहे, तो ये जो हमारे पास चीज आई है, दिस डेल्टा एक्स माइनस सी डेल्टा टी और दोनों का स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं स्पेस टाइम इंटरवल। हम थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वेट और मजा आने वाला है। अभी तो देखते जाओ, इस स्पेस टाइम इंटरवल पे ही हम सारी बात करने वाले हैं। और इसका मतलब हमें मेन चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था वो ये है, डेल्टा एस स्क्वायर, नाम दे देते हैं कुछ, डेल्टा टी स्क्वायर। मैं इसमें से दोनों साइड से माइनस कॉमन भी ले सकता हूं। कुछ ऑथर जो होते हैं वो ऐसा लिखते हैं, सी डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और कुछ ऑथर इसको उल्टा लिख देते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसकी बुक फॉलो कर रहे हो, वो अलग अलग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। हमारे कोई काम के नहीं, हमें तो मजे लेने हैं, हमें तो इंटरप्रिटेशन देखनी है, हमें तो इसमें डीप जाना है, बस इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ना चाहे, अगर मैं दोनों साइड थोड़ी देर के लिए, फॉर सी इज इक्वल टू 1, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट को 1 मान लूं, इसका मतलब है अब मैं टाइम मेजर करूंगा सेकंड में, और मैं डिस्टेंस मेजर करने वाला हूं लाइट सेकंड में। भाई लाइट सेकंड का मतलब समझ लो, लाइट सेकंड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर, इतना ज्यादा। सोच के देखो ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर, क्योंकि ये होगा मीटर पर सेकंड, यहां से जाएगा 1 सेकंड, सेकंड से सेकंड कटेगा और ये बन जाएगा, बहुत बड़ा है। तो हम ये जो मैं अब इसको कैसे लिखने वाला हूं, ये जो स्पेस टाइम इंटरवल है, ये कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सी डेल्टा टी होल्स, सी को हटा सकते हैं, डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से। अगर मैं दोनों साइड, मतलब मैं तीनों टर्म्स को अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, इसको भी सी से डिवाइड, इसको भी सी से डिवाइड, इसको भी सी से डिवाइड, यहां से तो सी गायब हो जाएगा, यहां पे सी आ जाएगा डिवाइड में और यहां भी आ जाएगा,
और डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम। यहां तो टाइम में बचेगा। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम। अब जो मेन हमारे पास क्वांटिटी आ रही है दिस, एंड दिस इज माय दोस्त। वो मैंने सी को 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जो डिवाइड में सी आएगा ना, याद रखना 1 है। अब जो ये हमारे पास एक खूबसूरत सी चीज बनी है ना, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम। ये प्रॉपर टाइम का मतलब होता है अलग अलग लोग मेरी मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की स्पीड से भाग रहा है। रैंडम लोग अलग अलग मेजरमेंट कर रहे हैं मेरे लिए। मैं यहाँ पे आराम से खड़ा हूं, मैं बर्गर खा रहा हूं, वो देखना चाह रहे हैं कि बर्गर कितनी स्पीड से मेरे मुंह की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बड़ी फालतू के ऑब्जर्वेशन है, बट मान लो कर रहे हैं। सेलिब्रिटी भी तो है तुम्हारा भाई, बट जो भी है ऑब्जर्वेशन हो रही है। अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग तरह से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम अलग अलग तरह से मेजर, लेकिन सभी के सभी एक चीज पे एग्री करने वाले हैं। सबका डेल्टा टी अलग आ सकता है, सबका डेल्टा एक्स अलग आ सकता है, लेकिन जो इनका डिफरेंस है दैट विल ऑलवेज रिमेन्स सेम। और यही तो हमने निकाला, द मोस्ट फंडामेंटल चीज। इसलिए तो मैंने बोला हमें फिजिक्स में ढूंढनी होती इनवेरिएंट क्वांटिटीज, और मैं सिर्फ इसी एक इक्वेशन से भाई पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा सकता हूं। इस वीडियो में थोड़ा मैथमेटिकली कम रखा है मैंने, है ना, थोड़ा डीपर। लेकिन भाई अभी देखना आगे जाते जाते क्या होने वाला है। ऐसे मत समझना मैथमेटिक्स कम होगी, जो होगा वो देखना धुआं निकल जाएगा कानों में से। बट स्टिल ये जो हमारे पास है दिस इज प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम मतलब वो टाइम जो मैं मेजर कर रहा हूँ अपनी घड़ी में। लोगों को करने दो मेजर, लोग अलग टाइम मेजर करेंगे, लोग अलग डिस्टेंस मेजर करेंगे, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो वही आएगा जो मेरी क्लॉक में चल रहा है, एंड दैट इज प्रॉपर टाइम। ऐसे यहां पे स्पेस टाइम इंटरवल सेम रहेगा। ये जो मैंने यहां पे लिखा ना डेल्टा एस का स्क्वायर, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम और डिस्टेंस मेजर करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन डेल्टा एस विल रिमेन सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमेशा सेम आने वाला है। वो जो मैंने अभी बताया था ना कि अगर हम चल रहे हैं तो चीजें श्रिंक हो जाती हैं, होने दो, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा सेम रहने वाली है। एंड दैट इज द मेन थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे। और थोड़ा सा और स्टोरी में अगर आगे जाना चाहेंगे तो आइंस्टाइन को पता लगा कि कुछ तो दिक्कत है, उन्होंने ये इक्वेशंस के बारे में बताया, फिर लॉरेंट्ज और पॉइंकर ने ट्रांसफॉर्मेशन निकाली, ये रही वो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें ये भी पता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत पता क्या होती है, जब मैं अपने समय में ऐसा कॉलेज में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहा था, मेरे सामने ना एक दिन टीचर ने आके ऐसी थ्रो कर दी, ये रे भाई इक्वेशन। मैंने पूछा सर ये माइनस साइन क्यों नहीं है? वो कह रहे पॉजिटिव लगा रहे थे तो आंसर सही नहीं आ रहा था, जो कि क्या ही एक्सप्लेनेशन थी, बट ठीक, मेरे को पता लगा उन्होंने बताया तो सही है, मैं ही उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाया। अब मेरे को पता लगा कि पॉजिटिव इसलिए नहीं लगा रहे थे क्योंकि वो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को इन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसलिए बीच में नेगेटिव साइन आता है। इसका मतलब हमारे पास मैथमेटिकल रीजन ही एट द एंड ऑफ द डे। मैं भी तुम्हें कोई फिजिकल रीजन नहीं दे पाया हूं, मैं भी तुम्हें बता नहीं पाया कि व्हाई नेगेटिव साइन, नहीं बताया ना मैंने भी। द रीजन इज वी नो इट इज गिवन बाय मैथमेटिक्स। ये जो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन है इसने हमें बताया है। हाँ, हम इसके इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि बीच में माइनस साइन आया है। मैं अगर होता तो मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोल देता क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, दोनों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अगर दोनों में मैं एडिशन का साइन लगा देता, अगर हमारा यूनिवर्स ऐसे वर्क करता, तो फिर तो टाइम भी एक डिस्टेंस मतलब टाइम भी एक स्पेशियल डायमेंशन जैसा होना चाहिए था। टाइम अलग है ना इनसे। मैं डेल्टा एक्स में मतलब मैं एक्स एक्सिस में आगे जा सकता हूं, मैं एक्स एक्सिस में पीछे आ सकता हूं, मैं वाई एक्सिस जेड एक्सिस सब में जा सकता हूं, लेकिन टाइम में तो मैं एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूं ना। तो कुछ तो अलग होना चाहिए था इस टाइम में, एंड दैट कुछ तो अलग इज शोन बाय दिस नेगेटिव साइन, बाय आवर नेचर। हमारा नेचर कह रहा है भाई ये नेगेटिव साइन देख ले, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो टाइम है, जो टाइम वाला डायमेंशन है, हाँ हमारा यूनिवर्स 4 डायमेंशनल है, एक टाइम और 3 स्पेस, लेकिन ये जो 4th वाला डायमेंशन है, ये डायमेंशन में तुम एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो। एरो ऑफ टाइम की बातें तुम लोगों ने सुनी होंगी। तो ये है नेगेटिव साइन, एंड दैट इज द मेन थिंग जो मैं यहां पे बताना चाह रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो न्यूटन भाई साहब ने हमें बताया था कि जो स्पेस एंड टाइम है, याद रखना दो अलग अलग चीजें हैं, कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ये एब्सोल्यूट है, हर किसी के लिए सेम, पूरे यूनिवर्स में एक सेम टाइम सेम क्लॉक चल रही है, सबके लिए 1 सेकंड पर सेकंड है। लेकिन आइंस्टाइन आए और उन्होंने बताया कि चीजें जो है वो रिलेटिव होती हैं, रिलेटिविटी के बारे में बताया, रिलेटिव चीजें। और अगर थोड़ा सा और डीप जाना चाहें तो अभी भी मैंने जैसे बताया कि ये होता है प्रॉपर टाइम, वो टाइम जो मैं मेजर करूंगा, जो मेरे हाथ में क्लॉक है, जो मैं रेस्ट फ्रेम में देख रहा हूं,
वो प्रॉपर टाइम है। वो प्रॉपर टाइम हमारे पास आता है कुछ इस तरीके से, डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, कुछ ऐसा। स्पीड ऑफ लाइट को 1 माना हुआ है, और जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट सेकेंड्स। और अभी बताता हूँ कि न्यूटन सही क्यों थे इतने समय तक, मतलब लगभग 300 साल तक न्यूटन की बात एकदम सही क्यों साबित हो रही थी, क्यों किसी ने शक नहीं किया, वो भी मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। वो मिलता नहीं है जल्दी से, वो मैंने बहुत सारा ऐसा घुसने की कोशिश की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, तो मेरे को मिला आंसर, व्हाई न्यूटन वाज राइट। अभी हम इसके डिस्क्रिप्शन में, इसके मैथमेटिकल प्रूफ्स में ना जाके, आने वाले वीडियोस में उसमें ही जाएंगे, बट फिलहाल के लिए थोड़ा इंट्यूशन वाला पार्ट बिल्ड करना चाहें यूजिंग द फॉर्मूलाज ओनली, तो हमारे पास इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। मैं तो इसी को ही बेस मान के चलता हूं हमेशा, और इसके साथ वो जो अभी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी उसको यूज करें, तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज द टाइम, और ये प्रॉपर टाइम है जो यहाँ पे दिख भी रहा होगा ऊपर, और डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर जो भी चल रहा है, एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। जितना ज्यादा तेज मूव करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा स्लो बीतने वाला है टाइम। ये कौन सा टाइम है? ये है कोऑर्डिनेट टाइम। जो भी हम मेजर कर रहे होंगे, जो भी चलता हुआ ऑब्जर्वर मेजर करेगा उसे कोऑर्डिनेट टाइम बोलते हैं। ये जो यहाँ डेल्टा टी दिख रहा है ना, दिस इज, वही तो अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ये है कोऑर्डिनेट टाइम, जो अलग अलग ऑब्जर्वर मेजर कर रहे हैं, आसपास के लोग मेजर करने की कोशिश कर रहे, करते रहने दो। ये है कोऑर्डिनेट्स, जो कि फिर से वो आसपास वाले लोग कि इतना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस है, करने दो, सबका अलग अलग आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सरप्राइजिंगली हमारे नेचर ने जो सेट कर रखा है इनवेरिएंट चीज, जब वो इसका डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे, सभी के सभी एग्री कर जाएंगे उस चीज पे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन। बट फिलहाल के लिए इस टाइम डायलेशन पे आए, तो आइंस्टाइन की इक्वेशन का सबसे पहला प्रूफ दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया। मेरे पास डेटा अवेलेबल है जो कि मैं बताने वाला हूं, ऑफिशियल डेटा लिखने वाला हूं, तो उसके लिए दो इंसान हैं, हेफले एंड कीटिंग। इनके रिजल्ट पढ़ भी सकते हो, हेफले एंड कीटिंग। तो ये दो थे, 1971 की बात थी। इन्होंने सीजियम या एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होती हैं, नैनो सेकेंड्स तक टाइम डिफरेंस बता देती हैं। किसी भी दो, अगर मेरे पास दो क्लॉक्स हैं उनके बीच में टाइम डिफरेंस है नैनो सेकेंड्स, तब भी वो बता देंगे, इतनी ज्यादा प्रिसाइज होती हैं। हमने मतलब इन दोनों ने वैसे ही चार क्लॉक्स ली, 4-5 क्लॉक्स ली, और अर्थ के इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इसकी रोटेशन होती है अर्थ की, उसी डायरेक्शन में एक क्लॉक को यहां पे रखा एट रेस्ट, जिससे हमें कंपेयर करना है अपनी चलती हुई क्लॉक को, क्लॉक एट रेस्ट, और दूसरी क्लॉक को चलाने की कोशिश की अर्थ के इधर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्योंकि अर्थ भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम प्लेन भी इधर ही डायरेक्शन में, एयरलाइन इधर की डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्पीड बढ़ गई। लेकिन हमने अभी अभी देखा था कि स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घट जाएगा। द फास्टर यू मूव थ्रू स्पेस द स्लोअर टाइम रन्स। दैट इज द मेन कोर ऑफ दिस इक्वेशन। कहने का मतलब है कि यहां पे हुआ क्या, यहां पे जब हम मूव करने की कोशिश की तो इसने -59 प्लस -10 नैनो सेकेंड्स, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 बिलियन ऑफ अ सेकेंड, 9, इतना टाइम जो है इसने खो दिया। स्लो इसकी एज जो है, अगर ये और तेज मूव करने लग जाता ना ये प्लेन, और स्लो हो जाता, मतलब इसकी एज जो है, इसके लिए 1 घंटा बीतता और हमारे लिए कितना सारा समय बीत चुका होता अगर ये उस नियर द स्पीड ऑफ लाइट मूव करता। अभी तो स्पीड ही बहुत कम थी ना, इसीलिए नैनो सेकंड तुम सोचोगे कि क्या ही फर्क पड़ता है नैनो सेकंड से, क्या ही दुनिया बदल गई। नहीं 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 नहीं, दुनिया बदली। दुनिया इसलिए बदली क्योंकि प्रूफ था ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। आगे सुनो, फिर इन्होंने क्या किया, शायद कोइंसिडेंट हो या हमारे डेटा में कोई दिक्कत ना है, उल्टी डायरेक्शन में भी मूव करने की कोशिश करते हैं। इस बार गेन होना चाहिए था टाइम, है ना, क्योंकि हम और स्लो मूव कर रहे हैं, बाकी के कंपैरिजन में भी स्लो मूव कर रहे हैं, बाकी तो फिर भी अर्थ की रोटेशन के साथ साथ मूव कर रहे हैं, ये उससे भी स्लो चल रहे थे। दिस टाइम हमें ऑब्जर्व करने पे मिला, इसने गेन कर लिया टाइम +273 नैनो सेकेंड्स। इससे ज्यादा तो हम ही जा रहे थे, जो अर्थ पे बैठे हुए फ्यूचर में, हम ज्यादा तेज फ्यूचर में जा रहे थे एज कंपेयर टू दीज पीपल। तो 273 नैनो सेकेंड्स +-7, ऐसा लिखना चाहिए मुझे। तो इन्होंने गेन कर लिया इतना टाइम। यहां पे हमें देख पा रहे हैं कि इनकी एज जो है वो स्लो हो गई थोड़ी सी, हमारे कंपैरिजन थोड़ी सी, मतलब इतने नैनो सेकेंड। और ये जो, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये इतना समय, अगर ये क्लॉक की जगह कोई इंसान होते तो ये इंसान फ्यूचर में चले गए लगभग 49 नैनो सेकेंड्स, क्योंकि इनकी एज कम हो गई ना। सोच के देखो, एक और वीडियो को पॉज करो, सोच के देखो कितनी गहरी बात है। और यहां पे ये तो हमसे भी ज्यादा जल्दी बुढ़े हो जाएंगे,
है ना, और ये हमसे कम, हमसे स्लो। कमाल की बात है ना। लेकिन यहां पर सारी चीजें सही चल रही थी जब तक हम, अभी ये कंप्लीट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात नहीं है, यहीं पे दिक्कत होती है, क्योंकि हमने ये पूरा ये हमने पूरा का पूरा एंड रिजल्ट दिखाया है। अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो हमारे पास दो तरीके, दो यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने जो एयरलाइंस है, जो प्लेन है, वो हवा में उड़ाया था, और जितना जितना हम ऊपर जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू भी कम होती जाती है। हमने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में बातें। अगर हम पहले ईस्टवर्ड्स की बात करें तो वहां पे था +144 ±14। हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, ग्रेविटी कम तो टाइम ज्यादा, और जल्दी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे होंगे, ये वो वाली सिचुएशन है। लेकिन उतनी भी कोई हाइट पे नहीं चले गए थे कि बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को मिले। बाय द वे हम क्लॉक्स की बात कर रहे हैं। और इधर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो यहां पे -184, क्योंकि मूव कर रहे हैं हम ईस्टवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन, हमारी स्पीड बढ़ गई है, तो प्लस माइनस यहां पे जो था 18, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी। इसके बाद और भी कैलकुलेशन करी तो फाइनल रिजल्ट जो कुल मिला के था वो ये था ईस्ट वर्ल्ड के लिए। अगर हम वेस्ट वर्ल्ड के लिए आ जाएं, वेस्ट वर्ल्ड के लिए हमारे पास था 179 +-18, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो इफेक्ट है वो हमें यहां देखने को मिल रहे हैं, और जो काइनेमेटिक्स मतलब तेज चलने की वजह से इफेक्ट है, जो वेलोसिटी की वजह से इफेक्ट है, वो हमें इधर देखने को मिल रहे हैं, और वो हमारे पास था +96। यहां पे तो इसमें भी प्लस ही आ रहा है, +-10 समथिंग ऐसा कुछ। और हमें ओवरऑल जो रिजल्ट देखने को मिला आफ्टर सम कैलकुलेशन, यहां पे हमारे पास ये टाइम था, हमने इतना टाइम खो दिया, स्लो चल रहे हैं, मतलब हमारे लिए जो टाइम है स्लो हो गया, स्लो चल नहीं रहे। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये जो क्लॉक थी इसके लिए टाइम स्लो चलने लगा विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। लेकिन अगर हम इधर की साइड आना चाहेंगे तो यहां पे है +273 ±7, ये और बुढ़ापे की तरफ जल्दी जल्दी जा रहे हैं। इससे इससे ज्यादा स्लो तो हमारे लिए समय चल रहा है इस सीजियम क्लॉक, जो भी क्लॉक थी वहां पे, सीजियम क्लॉक की थी बाय द वे, एटॉमिक क्लॉक प्रिसाइज होती है बहुत ज्यादा। कमाल की बात नहीं है यार। अगर हम धीरे धीरे चलते चलते इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग v अप्रोचेस टू c, टाइम और स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। अगर हमने v = c ही रख दिया तो यहां पे हम देख पा रहे हैं डेल्टा t जो है, डेल्टा टाउ जो है वो 0 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे 1 - 0, इधर भेजेंगे तो डेल्टा टाउ 0। डेल्टा टाउ का मतलब होता है प्रॉपर टाइम, वो टाइम जो लाइट मेजर कर रही होगी। सोच के देखना, वो टाइम जो लाइट मेजर कर रही है वो 0 हो जाएगा। लाइट के लिए समय ही नहीं बीतता। मैंने एक टॉर्च चलाई, जैसे ऑन किया, एमिट हुई कुछ लाइट रेस, और एमिट होकर उस दीवार से टकराई, एमिशन एब्जॉर्प्शन, कोई समय नहीं लगा लाइट के लिए। लाइट के लिए सिर्फ नाउ होता है, उसके लिए कोई टुमारो, कोई यस्टरडे नहीं होता, कोई आगे वाला मूवमेंट, कोई पीछे वाला मूवमेंट नहीं। लाइट के लिए समय ही नहीं बीतता, एंड दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। यू कैन सी, देख पा रहे होंगे, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, ये हमें मैथमेटिक्स बताने की कोशिश कर रही है और हम उसे ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक ठीक था, टाइम इज रिलेटिव, हमने प्रूफ उसका देख लिया, स्पेस इज ऑल्सो रिलेटिव। अब वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूं, स्पेस इज रिलेटिव। वैसे मेरे पास स्पेस इज रिलेटिव के तो बहुत ही सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँ, हाँ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है LHC एट CERN। इसमें जो प्रोटॉन है मूव करते हैं 99.999999 6 बार 9% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से, इतनी ज्यादा क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। तो उनके लिए जो एक्चुअल डायमीटर है वो है 27 किलोमीटर। जो LHC लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है कुछ इस शेप का, इसका जो एक्चुअल डायमीटर, सॉरी डायमीटर बोल रहा हूं मैं, बट जो इसकी एक्चुअल सरकमफरेंस है, पूरी की पूरी ये सरकमफरेंस 27 किलोमीटर की है। 27 किलोमीटर की सरकमफरेंस, इतना बड़ा है ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लेकिन फ्रॉम द हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम रेस्ट फ्रेम में खड़े होकर देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, वो जो LHC है ना उसके रिस्पेक्ट में खड़े होकर देख रहे हैं, हमारे लिए 27 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन जो बीच में प्रोटॉन नियर द स्पीड ऑफ लाइट 99.999% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, उसके लिए सिर्फ एक 4 मीटर की है। हाँ हाँ हो जाओ, आराम से शौक हो जाओ, क्योंकि मैं भी हुआ था। 4 भाई 27 किलोमीटर और 4 मीटर की प्रोटॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना चाहे, प्रोटॉन के ऊपर बैठ जाता ना अगर मैं, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं मूव करके 4 मीटर पर है आ भी गया, और हमारे लिए 27 किलोमीटर बाहर से देख रहे हैं। स्पेस इज ऑल्सो रिलेटिव। दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा म्यूऑन का, बड़ा ही ज्यादा स्पेशल, बड़ा ही ज्यादा मजेदार केस है, सुन के देखो।
अर्थ के एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेज के कारण काफी सारे म्यूऑन्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइफ स्पैन बहुत कम, अर्थ के सरफेस तक तो बहुत दूर की बात है भाई, कुछ ही समय में उनको डीके कर जाना चाहिए, टूट के स्टेबल पार्टिकल या एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं, हमने मेजर भी किए हैं। पॉसिबल कैसे है ना ये चीज, हम ऐसा सोचते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे हम अर्थ पे बैठ के सोच रहे हैं, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं नियर द स्पीड ऑफ लाइट, जो भी चीज बहुत ज्यादा फास्ट मूव करती है उसके लिए टाइम डायलेशन देखने को मिलता है, उसके लिए हमें उसके लिए जो टाइम है वो स्लो मूव करना, स्लो रन करना स्टार्ट कर देता है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है, इसलिए उसकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाती है, जो उसकी एज है वो बढ़ जाती है हमारे अकॉर्डिंग, हम ये बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन म्यूऑन के रिस्पेक्ट में देखोगे, म्यूऑन के परस्पेक्टिव से देखोगे, उसके लिए समय वही है, जो भी उसकी लाइफ स्पैन थी कुछ नैनो सेकंड्स है, या जो भी उसका डिके होने का समय वो नॉर्मल ही है, कोई कुछ नहीं बदल रहा है। वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में दिक्कत है, हम उसे देख रहे हैं कि हमारे लिए वो नियर द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्योंकि वो नियर द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है ना, उसके लिए अर्थ ही श्रिंक कर चुकी है, जो अर्थ से एटमॉस्फेयर तक का डिस्टेंस है वो एक्चुअल में इतना होना चाहिए था, लेकिन वो इतना सही है, तो उसको तो इतना सही ट्रैवल करना है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई तुम तेज मूव करने की कोशिश करोगे तो चीजें हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये जो स्पेस टाइम की लेयर होती है ना, जैसे हम एक मूवी देखते हैं उसमें जो मूवी में हम क्या करते हैं, वो फ्रेम ही तो होते हैं एक्चुअल में, 30 फ्रेम पर सेकंड फॉर एग्जांपल, तो जो फ्रेम की स्पीड है ना वो स्पीड बढ़ जाती है, वन मूवमेंट देन नेक्स्ट मूवमेंट देन नेक्स्ट मूवमेंट, वो जो मूवमेंट वाली, वो जो इवेंट्स वाली जर्नी होती है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है म्यूऑन के रिस्पेक्ट में। जो अर्थ है, अर्थ से लेके, अर्थ के सरफेस से लेके एटमॉस्फेयर तक का जो डिस्टेंस है वही श्रिंक कर जाता है, तो उसको तो वो छोटा सा ही ट्रैवल करना है ना, उसके लिए एकदम नॉर्मल है। हमारे पर्सपेक्टिव से हम टाइम डायलेशन से उसका आंसर बता रहे हैं कि उसकी एज वो यहां तक क्यों पहुंच पा रहा, भाई नहीं पहुंचना चाहिए था, उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे लाइफ स्पैन उतना ही है जितना नॉर्मल होना चाहिए था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वो आंसर बताएगा, हम आंसर बताएंगे टाइम डायलेशन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज इक्वेशंस। कमाल नहीं है ना? एक और चीज पे मैं लेके जाना चाहूंगा, ये जो इंटरवल है ना, बड़ी कमाल की चीज है, इसमें थोड़ी डिस्कशन तो और बनती है। ये जो हमारे पास इंटरवल है, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो डेल्टा टी ये बड़ा हो जाए डेल्टा एक्स से, या सिंपल भाषा में अगर मैं स्क्वायर ना भी लगाऊं कुछ ऐसा, मतलब स्पीड याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट लिमिट है, पूरे यूनिवर्स की लिमिट है, स्पीड ऑफ लाइट से कम हमारी स्पीड है, तो जो टाइम डिफरेंस है वो बड़ा हो जाए डेल्टा एक्स से, तो ये जो हमारे पास दिख रहा है डेल्टा टाउ का स्क्वायर, ये आने वाला है ग्रेटर देन 0, ये जो चीज है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड टाइम लाइक सेपरेशन। टाइम लाइक सेपरेशन, ये वो चीज है जिसको मैं मेजर कर सकता हूं अपने लाइफ स्पैन में, मैं विजिट कर सकता हूं, कोई भी एक इवेंट है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मैं अपने जीवन में उसको विजिट कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लॉक है, ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मेरे पास एक घड़ी है और वो एक ही जगह पड़ी है मेरी पूरी जिंदगी मेरी जेब में हमेशा के लिए, तो उसके लिए डेल्टा एक्स कितना हो गया, उसके लिए डेल्टा एक्स हो गया लगभग अप्रोक्सीमेटली 0। याद रखना एक चीज को, ये जो हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, ये सारे डिस्टेंस मेजर हो रहे हैं लाइट सेकंड में, एक लाइट सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर था, हम यूजुअली डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, इससे बियॉन्ड तो नहीं जाते ना अपनी गिवन लाइफ स्पैन में, अनलेस अंटिल स्पेस में ही जा रहे हो, बट इससे ज्यादा तो हम नहीं जाते हैं। इसीलिए तो न्यूटन की मैकेनिक्स काम करती है, क्योंकि अगर ये डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा टाउ और इक्वल हो जाएगा डेल्टा टी के, मतलब प्रॉपर टाइम और जो दूसरे मेजर करेंगे वो सेम ही आ जाएगा। अभी मैंने कहा था ना, मैंने बताऊंगा तुम्हें कि क्यों न्यूटन की मैकेनिक्स काम करती है, इसलिए काम करती है क्योंकि हमारे पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट डिस्टेंस जो होता है हमारा बहुत कम होता है 1 लाइट सेकंड से, जो लाइट कवर करती है 1 सेकंड में, उससे बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हम अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्पैन में। दैट इज वाई डेल्टा टाउ प्रॉपर टाइम इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट टाइम, जो बाकी मेजर करेंगे और जो तुम मेजर करोगे उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, आएगा लेकिन वो इतना कम होगा कि मेजरेबल नहीं है। एक यूनिवर्सल नाव हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे लिए जो नाव है, मेरे लिए जो ये दीवार है, कुछ तो समय लग रहा होगा ना इस पे लाइट टकरा के मेरी आंखों में आने में, तो मैं पास्ट ही तो देख रहा हूं इसका, कोई मेरे से दूर खड़ा होगा उसके लिए अलग समय होगा, कोई उससे दूर खड़ा होगा उसके लिए अलग होगा, तो हमारे यूनिवर्स में एक यूनिवर्सल नाउ एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी है। अगर दो इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं मेरे लिए, मैंने देखा दो इवेंट साइमल्टेनियसली हुए, किसी और के लिए नहीं होंगे, कोई और बोलेगा, कोई और ऑब्जर्वर चल रहा होगा उसके लिए ये पहले हुआ था ये बाद में हुआ था,
यूनिवर्स में साइमल्टेनिटी जैसी कोई चीज होती नहीं, इल्यूजन है वो। हम कोई भी इवेंट को अगर साइमल्टेनियस बोल रहे हैं, कोई दूसरा इंसान उसे नहीं बोलेगा दैट साइमल्टेनिटी। वो तो हम सोचते थे ना कि एक ही समय पर अगर दो चीजें हुई हैं, मेरे लिए हुई है वो, किसी और के लिए शायद नहीं, कोई और चल रहा है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा सेम रहती है, जैसे कि मैं बार बार घुमा फिरा के बता रहा हूं, दिस थिंग। वापिस इस पे आना चाहेंगे तो ये जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड टाइम लाइक सेपरेशन। मैं विजिट कर सकता हूं, मैं इसको जी सकता हूं। ये ऐसे इवेंट्स, तो मैं यहां पे थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिखवाना चाहूंगा। इवेंट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, उसे इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट का मतलब ये रहा इवेंट, ये रहा इवेंट, दीज आर इवेंट्स, जो भी हम कर रहे हैं वो इवेंट। दीज आर एटम्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये मैंने लिखने की कोशिश की थी, देखो मेरी राइटिंग है। तो इवेंट्स का मतलब है जो भी हो रहा है इंस्टेंटेनियसली हमारे पूरे यूनिवर्स में, उसे हम इवेंट बोल देने वाले हैं। स्पेस टाइम का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट्स इन द यूनिवर्स, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं पूरे के पूरे। अच्छा, एक और चीज बताना चाहेंगे, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, अभी हम स्पेशल थ्योरी की बात कर रहे हैं, जितने भी पास्ट में इवेंट्स हो रखे हैं वो इसी यूनिवर्स में हैं, जितने भी फ्यूचर में होने वाले हैं वो वेट कर रहे हैं मैं जाऊं और उन्हें एक्सपीरियंस करूं। सब कुछ इस यूनिवर्स में पड़ा हुआ है, तो मैं विजिट क्यों नहीं कर सकता? फ्यूचर वाले को तो चलो मैं विजिट कर पाऊंगा, मैं बताने वालों के फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, पास्ट में जाना नहीं है। क्यों नहीं है? 2 मिनट में बताता हूं। दिक्कत क्या होगी वो भी बताता हूं। कमाल की बात नहीं है ना? बट जो मैं बता रहा था, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक हमारे पास कभी कभी सुनने को मिलता है हमें वर्ल्ड लाइन। वर्ल्ड लाइन का मतलब है अगर मैं कभी भी इसका एक डायग्राम बनाना चाहूं डेल्टा टी का, तो उसे वर्ल्ड लाइन बोल देंगे, जिसपे सभी एग्री करने वाले हैं वो। बट इस पे वापस आए तो ये हमारे पास होता है, ये लिखा है मैंने, टाइम लाइक सेपरेशन। अगर हमारे पास कभी भी डेल्टा एक्स बड़ा हो जाए डेल्टा टी से, तो लाइट सेकंड बड़ा है एज कंपेयर टू टाइम। सोच के देखना एक बार, बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही है? ये 1 लाइट सेकंड सबसे छोटा क्या था? 1 लाइट सेकंड। भाई लाइट भी इस इवेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे जो डेल्टा टाउ दिख रहा है हमें, वो हमारे पास आ जाएगा लेस देन जीरो, है ना? इसमें इसको इसमें से माइनस करेंगे तो लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव, मतलब इमेजिनरी। हम कभी इसको एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे ये वाले इवेंट्स को, क्योंकि ये वो इवेंट्स की बात हो रही है। ये जो मैंने बना दिया है यहाँ पे, वो डिस्टेंसेस मेजर करना गिवन टाइम में जो लाइट भी कनेक्ट ना कर पाए। मेरे को पता मैंने काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया ये वाली सेकंड वाली बात, मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। गिवन टाइम में स्पीड लिमिट वही है, स्पीड ऑफ लाइट। गिवन टाइम में मैं इन इवेंट्स को कभी मेजर नहीं कर पाऊंगा, कभी देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहां पे लाइट भी नहीं पहुंच सकती इतने टाइम। इतने ज्यादा सेपरेटेड हैं ये इवेंट्स। ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, सिंपल भाषा में। दो इवेंट्स जो है वो इतनी ज्यादा दूर है कि लाइट भी चाहे तो वो नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि लाइट एक स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता, मैंने तुम्हें बताया था, लाइट के लिए अगर टाइम ही नहीं बीतता है तो वो तो कुछ भी कर सकते। नहीं नहीं नहीं, नहीं। लाइट एक बाउंड्री कंडीशन है, ऐसे समझो। वो लाइट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करना ही अलाउड नहीं है। आइंस्टाइन ने बड़ा स्ट्रिक्टली बोला था, हम नहीं सोच पाएंगे कि लाइट पे ही बैठ जाते हैं, क्या होगा अगर हम स्पीड ऑफ लाइट पे चले जाएं, तो नहीं जा सकते ना। वो तो बाउंड्री कंडीशन है ना, वो तो इमेजिनरी एक चीज होगी ना हमारे लिए। कोई भी मटेरियल पार्टिकल नहीं ट्रेवल कर सकता एट द स्पीड ऑफ लाइट, एंड दैट इज द बाउंड्री कंडीशन ऑफ दिस यूनिवर्स। शायद कोई और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता हो, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, अभी कोई पैरेलल यूनिवर्स की बात नहीं होगी। बट ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, इतने दूर है कि लाइट भी नहीं पहुंच पाएगी इस गिवन टाइम। चलो बढ़िया। और इसको हम बोलते हैं स्पेस लाइक। एंड फाइनली अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टी हो, ये वो इवेंट्स के बारे में बात हो रही है, ये वो इवेंट्स थे जिसको हम अपनी लाइफ स्पैन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसको लाइट भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती इस टाइम में, लाइट भी नहीं पहुंच पाएगी इन दो इवेंट, दो पार्ट्स तक, दो पॉइंट्स तक। और ये हमारे पास वो है जो सिर्फ और सिर्फ लाइट ही एक्सपीरियंस कर पाएगी। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टी का मतलब है 1 लाइट सेकंड की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइट लाइक इवेंट्स। सिर्फ लाइट ही एक्सपीरियंस कर सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसका थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, वैसे यहाँ पे स्क्वायर भी था ना, है ना? उस स्क्वायर को हटाते हैं प्लस माइनस आता है, बचपन में सीखा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करूं तो कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा ना, एक्स और टी में, कुछ ऐसा। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ बना है, एक इधर की डायरेक्शन में, एक इधर की डायरेक्शन में। ये हमारी, ये मैं हूं, ये राजन है, ये उसका नाव है, ये उसका पास्ट है, और ऊपर उसका फ्यूचर है। क्या चीज अलाउड है?
अलाउ है फ्यूचर में जाना। मैं ये जो ए की जगह अगर मैं आर लिखूं, जो राजन है ये फ्यूचर के डायरेक्शन में, ये अपना ये जो पोर्शन है ये यहीं पे ही जा सकता है, यहां से ही आ सकता है। कोई अगर इवेंट यहां पे बी है, यही इवेंट्स जो इस पास्ट कोन में, पास्ट ये जो ट्राइंगल सा दिख रहा है इसमें है, यही सिर्फ इस राजन को अफेक्ट कर सकते हैं और कोई नहीं। अगर मान लो एक पॉइंट यहां हुआ तो आर की जगह ए हुआ यहां पर, तो ए क्यों ना वीना बनाते हैं। मान लो ये वीना है, मेरे लाइट कौन से ही बाहर हो गई। इतनी दुखद बात है, लेकिन मैं यहां पे रुकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए और तुम्हें समझाना चाहूंगा कि अगर मान लो मेरे लाइट कौन से ही बाहर हो गई वीना, बाय द वे ये जो मैंने लाइंस बना रखी हैं इसके लिए बनाई, लाइट के लिए है ये लाइन। मैं सिर्फ इसके बीच में ही रह सकता हूं, इसके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को अगर यहां जाना है इस पॉइंट पे, मैं हूं अभी इस पॉइंट पे, नॉट पॉसिबल, दिस इज स्पेस लाइक सेपरेशन। यहां लाइट भी नहीं जा पाएगी इस गिवन टाइम में, ये जो गिवन टाइम है लाइट भी नहीं पहुंच पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे रहने देते हैं, यहां एक पॉइंट मान लेते हैं, मैं यहां से यहां नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं जा सकता, लाइट भी यहां पे नहीं जा सकती है इस गिवन टाइम में। ये जो तुम्हें एक टाइम गैप दिख रहा है ना इतना सा, इस गिवन टाइम में लाइट भी नहीं जा सकती है वहां पे। मेरा लाइट कौन यही है, लाइट कौन का मतलब मेरा फ्यूचर यही है, मेरा पास्ट यही है। यहां जो चीजें थी वो मुझे अफेक्ट कर सकती हैं। पहले शायद वीना यहां होगी, मेरे को अफेक्ट करा, फिर वहां भाग गई, मतलब समझ पा रहे हो ना वो चीज का, वैसा कुछ। बट अगर मैं थोड़ा सा इसको और सही से बताना चाहूंगा, क्योंकि दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, यही था भाई मेन जो हमने गेन किया है ना इससे, डेल्टा टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा टी माइनस डेल्टा एक्स, वो मेन गेन हमने यही किया। ये जो लाइंस हैं ये लाइट के लिए है। अगर हम यहाँ पे टी और यहाँ पे हम एक्स बना दें, ये हमारे पास 45 डिग्री है और हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला tan 45 होता है, विच इज यहाँ पे 1 दिख रहा है क्योंकि 45 डिग्री है। और स्लोप का फॉर्मूला ये भी तो होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, बचपन में पढ़ा हो है ना, वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। नहीं भी समझ आ रहा, परपेंडिकुलर बाय बेस वैसा निकाल लो, इक्वल टू 1 डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये तो लाइट लाइक वाला इवेंट है, वही इवेंट्स हैं जो एक्सपीरियंस कर सकती है लाइट, ये वो वाले हैं। ये वो लाइन है जहां हम अलाउड नहीं है, यहाँ लाइट अलाउड है सिर्फ। इसका मतलब है अगर मैं यहां पे हूं तो मैं यहां बी पॉइंट तक, यहां किसी भी पॉइंट को एक्सपीरियंस कर सकता हूं, इस चीज को मैं अफेक्ट कर सकता हूं। मैं जो भी करूंगा ये चीजें अफेक्ट होंगी, फ्यूचर मेरा वेट कर रहा है, मैं यहां नहीं जा सकता। ये जो टाइम गैप है, ये जो टाइम गैप है, इतने टाइम गैप में देख पा रहे हो ना, ये जो टाइम गैप है आप, इतने टाइम गैप में मैं यहां नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि दिस इज स्पेस लाइक सेपरेशन। इवन लाइट कैन नॉट रीच देयर इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। अब अगर मुझे, ये मेरा फ्यूचर है, अभी अभी मैंने बताया, ये मेरा पास्ट है और ये मेरा प्रेजेंट है। अगर मुझे फ्यूचर में नहीं पास्ट में जाना, अभी अभी तो मैंने बताया कि जितने भी इवेंट्स हमारे यूनिवर्स में जो भी हो चुके हैं मेरे पास, मेरे साथ या होने वाले हैं, वो सारे एग्जिस्ट करते हैं इसी यूनिवर्स में। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम बार बार बोलते हैं कि पास्ट में जाना है, पास्ट में जाना है। भाई पास्ट के इवेंट्स एग्जिस्ट करेंगे तभी तो जा सकते हैं। इसका मतलब है जितनी भी मेमोरीज हैं, जितना भी हमारे साथ फ्यूचर में होने वाला है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। शायद कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उस एक पॉसिबिलिटी तक बस हमें पहुंचना है। क्यों नहीं जा सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि जाने के लिए मुझे ऐसे मूव करके यहाँ पे जाना होगा इस डायरेक्शन। लेकिन मैं इस कोन से बाहर ही नहीं आ सकता ना, कोन से बाहर आने के लिए मुझे मूव करना होगा, यहां तक ही है मेरी लिमिट, मैं यहां तक, मैं इस लाइन पे भी नहीं पहुंच सकता क्योंकि यहाँ पे लाइट है। मेरे को अगर इस फ्यूचर कोन से बाहर निकलना है तो मुझे मूव करना होगा मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। हमारी यूनिवर्स की बाउंड्री कंडीशन है अनफॉर्चुनेटली कि मैं पास्ट में नहीं जा सकता। तो मेरा जो यहाँ पे पंगा हुआ था वीना के साथ, नहीं सॉल्व कर पाऊंगा मैं, छोड़ो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बैकवर्ड इन टाइम बिकॉज ऑफ दिस। ये था हमारे पास मेन रीजन। और ये हमारे पास तीन तरह की चीजें थी जो मैंने बताई। स्पेस लाइक सेपरेशन, मतलब बाहर इस लाइट कोन से, इसको ये जो मैंने कोन सा बना दिया, अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में बनाऊं तो कुछ ऐसा, इसे लाइट कोन बोलते हैं। अगर कभी नेक्स्ट टाइम सुनो, वैसे तो हमें इस पे और बहुत सारी बात करनी है। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब जब हम ब्लैक होल्स के बारे में बात करेंगे ना, हम पेनरोज डायग्राम के बारे में भी बात करने वाले हैं। इससे तो बहुत ज्यादा डीप होगी वो चीज। ये हमें बताया था मिन्कोस्की ने 4 डायमेंशनल स्पेस के बारे में
आइंस्टाइन के जो गुरुजी थे उन्होंने बताया। 4 डायमेंशनल स्पेस ज्योमेट्रिकली कन्वर्ट करके पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इस इंसान ने, जिसकी वजह से आज मैं ये लेक्चर बना पा रहा हूं। इनके जो ओरिजिनल पेपर हैं पढ़ने की कोशिश की और बहुत मजेदार थे, सच बता रहा हूं। तो ये था हमारे पास। इसके बीच में टाइम लाइक, लाइट लाइक, फ्यूचर लाइक। आगे आने वाले लेक्चर में तुम्हें भी बहुत लाइक लगेगा। बैड जोक बट थोड़ा झेल लेना, है ना भाई, समझ के भूल जाना। और दिस वाज इट, ये मैं तुम्हें आज बताना चाहता था और इतना डीप हम जाना चाहते थे। और आई होप कि समझ आई हो, बहुत सारी चीजें न्यू सीखने को मिली होंगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत सारे आए होंगे और जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूं वो क्वेश्चन ज्यादा जनरेट करें तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है। बस मैंने स्टार्टिंग में जो बात बोली थी फिर से ही बोलना चाहूंगा कि ब्लैक होल्स की स्टडी में सब कुछ आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सब कुछ। क्वांटम फील्ड थ्योरी आ गई मतलब पूरा ही सब्जेक्ट आ गया ना, फिर तो क्या ही उसके बाद बोलने का है। फाइनल कंक्लूजन में मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहला, इनवेरिएंट चीज को याद रखना, मोस्ट फंडामेंटल थिंग। हम पूरी फिजिक्स में अब क्या करते हैं, ऐसी चीजें ही ढूंढते हैं जो कि इनवेरिएंट हो। जैसे सुना होगा तुम लोगों ने कि चार्ज इज इनवेरिएंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, वैसी वैसी चीज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे इससे मैथमेटिकल फायदा मैं आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। ये जो मैंने स्पेस टाइम इंटरवल लिखा था, पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ इससे डिराइव कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें कैसे पता लगा कि बीच में माइनस साइन आएगा। 2 रीजन मैंने बताया, पहला लॉरेंट्स इनवेरिएंट, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करता है, और दूसरा कि स्पेस से अलग है, यूनिवर्स को ये भी तो दिखाना था, इसलिए बीच में नेगेटिव साइन आया। ये मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, देखो ये मैंने ही ऐसा सोचा, ऐसा होता होगा। मैं कोई ओरिजिनल थिंकर नहीं हूं, अगर किसी बुक में भी दिख जाए, बट मैंने ये खुद से सोचा था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर चलना चाहे तो लाइट के लिए कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता। आज के बाद कोई भी बोलने की कोशिश करे, इवन मैं भी बोलने की कोशिश करूं, लेट अस अज्यूम वी आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, नॉट पॉसिबल, सोच ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है सोचना। समय रुक जाएगा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने की कोशिश करेंगे तो। हमारी ये जो इक्वेशंस हैं, जितनी भी हमने इक्वेशंस लिखी थी, अभी ये ब्रेक हो जाएंगे सारी की सारी इक्वेशंस। वो तो मैंने अभी लॉरेंट्स फैक्टर गामा लिखने की कोशिश की थी, 1/√में 1 - b² /c², वो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। समय रुक जाएगा, नहीं रुकना है हमें समय। कोई टुमारो, कोई यस्टरडे होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। साइमल्टेनिटी इज ऑल्सो रिलेटिव। 2 इवेंट्स अगर किसी के लिए एक समय पे हो रहे हैं तो शायद तुम्हारे लिए अलग अलग समय पे हो सकते हैं। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से भी बताना चाहूं तो एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, सॉरी यहां नहीं, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे, नहीं एक्सपीरियंस कर सकते ना हम इन दोनों को एक साथ, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रीजन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को टेलीपोर्टेशन, या टेलीपोर्टेशन भी छोटी चीज होगी, यहां पे एक ही समय है और 2 इवेंट्स अलग अलग हो रहे हैं और स्पेस लाइक सेपरेटेड है, इतनी दूर सेपरेटेड है कि लाइट भी इनके बीच में कनेक्शन नहीं बना सकती है। तो दीज इवेंट्स कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड साइमल्टेनियसली। अगर ऐसा करना होगा तो मेरे को मूव करना होगा मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। टैक्यून वगैरह पार्टिकल के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, हाइपोथेटिकल पार्टिकल है वो। बट टेलीपोर्टेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, शायद टेलीपोर्टेशन में भी कुछ तो समय लगता ही होगा ना, यहां से गायब होकर यहां प्रकट होने का, नॉट पॉसिबल। साइमल्टेनिटी इज नॉट यूनिवर्सल। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगा कि अलग अलग जो ऑब्जर्वर हैं अलग अलग चीज पे एग्री कर सकते हैं। डेल्टा एक्स अलग हो सकता है, डेल्टा टी अलग हो सकता है, बट द स्ट्रक्चर ऑफ लाइट कोन, जो मेरा लाइट कोन है, ये मेरा प्रेजेंट, ये मेरा फ्यूचर, ये मेरा पास्ट, इस पे सभी एग्री करेंगे क्योंकि मैंने बनाया है यूजिंग दिस। इस पे सभी को एग्री करना होगा। दिस स्ट्रक्चर ऑफ लाइट कोन इज यूनिवर्सल। एंड द फाइनल थिंग, अगर मैं पास्ट नहीं, अगर मैं स्पेस लाइक की बात कर रहा हूं, अगर मैं लाइट लाइक की बात कर रहा हूं, अगर मैं टाइम लाइक इंटरवल या सेपरेशन की बात करूं, सबको उस पर एग्री होना होगा क्योंकि कॉजालिटी हमें कभी भी ब्रेक नहीं करनी होती है। कहने का मतलब साधारण भाषा में है कि अगर मैं बोल रहा हूं ये मेरा लाइट कोन है, हर ऑब्जर्वर पूरे यूनिवर्स के उनको एग्री करना पड़ेगा। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। कॉजालिटी ब्रेक नहीं करनी है। कॉजालिटी का मतलब होता है कि अगर मैं मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट से मूव ही करने लगा, ऐसे समझो मैंने ऊपर के एक रंग वाला गुब्बारा छोड़ा, पहले ही सर गिल्ला हो गया, वो ऊपर आया, मेरे ऊपर फूटा भी नहीं, वहां कॉजालिटी ब्रेक हो जाएगी। ये चीजें नहीं होती हैं, तो सबको इस पे एग्री करना ही पड़ेगा। मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट नहीं मूव कर सकते, वो दुनिया नहीं है हमारी।
आई होप यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ के जाऊंगा कि मैं वैसे अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, वैसे एक क्विज की तरह, कि जो क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है, कि जो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है एक क्वांटम पार्टिकल से दूसरे क्वांटम पार्टिकल तक, तो वो कैसे होती है फिर, है ना? वो भी तो एक है। उसमें तो फिर ये कॉजालिटी ब्रेक हो जानी चाहिए, वो तो इंस्टेंटली होता है चाहे मैं यूनिवर्स के दो कोने पे रख दूं। सोचना उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेना ख्याल रखो। बाय बाय।